नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर और इसका जो है आज हम हिमाचल जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। और हर एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि लिंक करके भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उनसे भी जो है वो आपको हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 41 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोलते हैं एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो बात किसकी की जा रही है? बात पॉपुलेशन डेंसिटी की जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो अपना हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब देखो, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर कंडक्ट करवाएगा तो ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाए। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितनी है अगर सबसे ज़्यादा है। तो हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 407 है। कितनी है जी? 407 हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की आपसे पूछी जा सकती है तो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की ध्यान रखना है 123 123 जो है 123 जो है वो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आपने जान लिया। 123 हो गया, 407 हो गया, इन दोनों के बारे में आप ध्यान रखना। अब देखो, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है? सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 2 है। सिर्फ और सिर्फ 2 जो है वो लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये तो हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार। कई बार एग्जामिनर क्या करता है 2001 की जनगणना के अनुसार जो है डाटा पूछ लेता है। अगर 2001 की जनगणना के अनुसार डाटा पूछा जाए तो हिमाचल की खास तौर पर आप ध्यान रखें कि हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी जो था वो 109 थी 2001 की जनगणना के अनुसार। 2011 में ये 123 होगी और डेफिनेटली जब 2021 की जनगणना का डाटा सामने आएगा जब होगी तो वो भी जो है वो ज़्यादा ही जानी जाएगी। अब कई बार मैच करने को देते हैं तो अलग अलग ईयर्स का पूछ लिया जाता है। तो 1991 में जब सेंसस हुआ था तो उस टाइम हिमाचल की थी 93 थी 1991 की पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार। तो 3 साल की होगी, बहुत ज़्यादा है। ये याद रखने के लिए हमीरपुर की ध्यान रखना सबसे ज़्यादा है, लाहौल स्पीति की सबसे कम है। बाकी भी डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में दिए हैं, अगर इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा जानना है तो आप जान सकते हैं। जैसे कि ऊना डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसकी 338 है। ऊना के अलावा मंडी डिस्ट्रिक्ट हो गया, मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो है वो 253 है। और शिमला डिस्ट्रिक्ट हो गया, शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो है वो 159 है। तो ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट हो गए और एक हिमाचल का हो गया। ये डाटा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिपोर्टेड दी हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ क्राइम। तो हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ क्राइम बताना है कि सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो कहाँ पर रिपोर्ट किए गए, कहाँ पर जो है वो देखे गए, कि सबसे ज़्यादा अपराधों की संख्या जो है वो कहाँ पर है। तो क्राइम की बात की जा रही है 2014 के डाटा के अनुसार तो वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो, एक कॉमन सी बात है, उसको समझिए। अगर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि कांगड़ा में क्राइम रेट भी जो है वो ज़्यादा होगा, और यही लॉजिक आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई जिसमें क्या जांचा गया, जिसमें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो कहाँ पर देखे गए। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट 2022 की मुझे मिली वो रिपोर्ट ये है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम जो है वो 2022 में रिकॉर्ड किए गए। हिमाचल प्रदेश पुलिस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक जो था वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो था वो टॉप रहा ऑल टाइप ऑफ क्राइम कैटेगरी में। ये आप ध्यान रखें। साथ में आप ध्यान रखें कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा? तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बाद डिस्ट्रिक्ट मंडी जो था वो सबसे ज़्यादा क्राइम रेट में रहा, और डिस्ट्रिक्ट मंडी के बाद डिस्ट्रिक्ट शिमला जो था वो रहा। तो ये टॉप 3 में रहे, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि सबसे डाउन में कौन सा रहा? तो सबसे डाउन में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट रहा, जहाँ पर क्राइम रेट जो है वो सबसे कम देखा गया, लाहौल स्पीति का क्राइम रेट। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 2022 का लेटेस्ट डाटा भी ऐसा सेम ही है जो पहले था उसके अकॉर्डिंग ही। तो ये दोनों डाटा आपने कंपेयर कर लिए, इन दोनों डाटा में पता चल गया। वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस तरह का डाटा पूछा जाए। अगर पूछ ले जाए आपसे कि जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कितने क्राइम देखे गए, तो ऑल टाइप ऑफ क्राइम जिसमें मर्डर, रेप, किडनैपिंग, मोलेस्टेशन, थेफ्ट और भी जो आते हैं एक्साइज एक्ट के वगैरह जो भी क्राइम आते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 3104 क्राइम जो था वो रिपोर्ट किए गए। मंडी में 2347 क्राइम रिपोर्ट किए गए और शिमला में जो था वो 2238 क्राइम रिपोर्ट किए गए।
ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोएस्ट वन में देखते हैं तो लाहौल स्पीति था, लाहौल स्पीति में 97 क्राइम जो था वो रिपोर्ट किए गए। ये आपने ध्यान रखना है लाहौल स्पीति का कि लाहौल स्पीति में 97 ही क्राइम जो था वो रिपोर्ट किए गए, जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास अवेलेबल है इसका। तो ये हो गया 97, हाईएस्ट 3104 डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का। ये आप सारा डाटा जो है वो ध्यान रखें, नोट भी कर सकते हैं कहीं, क्योंकि ये डाटा डेफिनेटली एग्जाम में कहीं ना कहीं पर लिंक जो है वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तांगू रोमाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं तांगनू रोमाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है जल विद्युत परियोजना जो है ये कौन से जिले में स्थित है। अगर देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की जाती है तो बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है, परंतु ये प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित हैं, कईयों के नाम तो बहुत आसान है जो याद रह जाते हैं, ऐसे प्रोजेक्टों के नाम याद नहीं रहते, तो रिवाइज करना ज़रूरी है। तो ये प्रोजेक्ट है जी आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में, डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये प्रोजेक्ट है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हो गया, तांगनू रुमाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अब भूलना नहीं चाहिए डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये प्रोजेक्ट हो गया। अब ये कौन सी नदी बेसिन पर जो है वो बना हुआ है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। तो ये जो है ये सतलुज नदी बेसिन पर ही जो है वो बना हुआ है। तांगनू रुमाई एक परियोजना भी है, तांगनू रुमाई दो परियोजना भी है। तो तांगनू रुमाई एक परियोजना को जो है वो 44 मेगावाट की ये परियोजना है। तांगनू रुमाई दो परियोजना जो है वो 6 मेगावाट की परियोजना है। इनको एग्जीक्यूट कौन करता है, तो इनको एग्जीक्यूट तांगनू रुमाई पावर जनरेशन लिमिटेड के द्वारा ही जो है वो किया जाता है। तो वो तो बिल्कुल आसान हो गया, वो याद रह जाएगा, परंतु कहाँ पर स्थित है और कौन सी रिवर बेसिन पर है ये ध्यान रखें। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जो परियोजनाएं अभी न्यूज़ में थी और एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि पूछी जाएंगी, उसमें कौन कौन सी परियोजनाएं आती हैं। छांजू दो परियोजना जो है वो इसमें आ जाती है। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, रावी नदी बेसिन पर जो है वो बनी हुई है और 13.2 मेगावाट की ये परियोजना है। रावी नदी बेसिन पर और डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बजोली होली प्रोजेक्ट। बजोली होली प्रोजेक्ट जो है 180 मेगावाट का है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, रावी नदी बेसिन पर बना हुआ है। सोरंग परियोजना डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, 100 मेगावाट की है, सतलुज नदी पर बनी हुई है। करेरी परियोजना डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये 4.80 मेगावाट की है और सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई है। सावरा कुड्डू परियोजना डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, यमुना नदी बेसिन पर बनी हुई है और 111 मेगावाट की ये परियोजना है। तो ये परियोजनाएं आपने ध्यान रखनी है, छांजू सेकंड परियोजना, छांजू दो परियोजना, सोरंग परियोजना और बजोली होली परियोजना और सावड़ा कुड्डू परियोजना, करेरी परियोजना भी इंक्लूड कर लें, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अ साइट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर सेटिंग अप अ सोलर प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एक क्षेत्र का चयन किया गया है, उस क्षेत्र का नाम आपको बताना है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो सकता है, आप आइडिया लगाइए। ये जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है। देखिए डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो एक है, उसका क्या नाम है, कितने मेगावाट का है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब बात करते हैं क्या नाम है इसका नाम है बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट। बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, श्री नैना देवी जी के समीप ही जो है ये स्थित है। 5 मेगावाट का, कितने मेगावाट का, 5 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट है, 5 मेगावाट ज़रूर ध्यान रखें। अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट भी है, ये ऊना में जो है वो स्थित है, तो ये भी ज़रूरी हो गया। अगर हम सोलर पावर को लेकर बात करते हैं, हाइड्रो को लेकर तो हम बात कर चुके हैं, सोलर पावर को लेकर अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल में क्या स्टेटस है, क्योंकि हिमाचल को 2026 तक जो है वो ग्रीन स्टेट बनाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। तो हिमाचल को लेकर सोलर पावर प्रोजेक्ट का इस तरह से है कि हमने 2-3 दिन पहले भी गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश ने एक टारगेट रखा है सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेकर। वो कितना टारगेट रखा है, वो रखा है 500 मेगावाट का टारगेट। 500 मेगावाट का टारगेट रखा है कि हम 2024 तक जो है वो 500 मेगावाट सौर ऊर्जा का दोहन जो है वो कर लेंगे। ये लक्ष्य जो है वो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के द्वारा रखा गया है और 2026 तक तो ग्रीन स्टेट बनाने की बात कही जा रही है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर कोई स्थापित करना चाहता है तो क्या उसके ऊपर कोई सब्सिडी का प्रोविज़न भी रखा गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में अगर कोई सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ये स्थापित करना चाहता है जिसकी कैपेसिटी 250 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट के बीच में है, तो उसको सब्सिडी भी देने की बात सरकार करती है। सरकार कहती है कि हम उसको 40% सब्सिडी देंगे और खरीदेंगे भी उससे बिजली। ऐसा नहीं है कि बिजली बनाने के लिए सब्सिडी दे दी, खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे भी उससे बिजली, ये सरकार कहती है।
ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, इन विच रिवर बेसिन सरबारी हाइडल पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड। तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात की जा रही है। ये जो सरबारी है, सरबरी इसको कहते हैं, सरबरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो सरबारी जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट जो है कुल्लू में जो है वो स्थित है। अब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जब स्थित है तो कौन सी नदी कुल्लू में बहती है? कुल्लू जो है वो कौन सी? ब्यास नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सरबरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये ब्यास नदी बेसिन पर जो है वो बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसकी कैपेसिटी पूछी जा सकती है। सरबारी सेकंड परियोजना है जी, इसकी सरबारी सेकंड परियोजना की 5.40 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। 5.40 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। कुछ और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और उनकी कैपेसिटी ये ज़रूर रिवाइज करेंगे हम यहाँ से। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो ब्यास नदी बेसिन पर स्थित हैं उनके नाम इस तरह से हैं, उहल सेकंड परियोजना, उहल परियोजना ही जान लीजिए, बिंडवा परियोजना, बनेर परियोजना, गज परियोजना, लारजी परियोजना और पोंग डैम परियोजना। ये पहले 5-6 परियोजनाएं हैं, जैसे कि बिंडवा परियोजना जो है वो 6 मेगावाट की है, बनेर परियोजना 12 मेगावाट की है, गज परियोजना 10.50 मेगावाट की है, लारजी परियोजना 126 मेगावाट की है और पोंग डैम परियोजना जो है इसकी कैपेसिटी अलग अलग है। वैसे 396 आप कैपेसिटी इसकी ध्यान रख सकते हैं कि 396 इसकी कैपेसिटी है। पोंग डैम के बारे में पूछ लिया जाए कि इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये परियोजनाएं होगी जो ब्यास नदी बेसिन पर जो है वो बनी हुई हैं और उनकी कैपेसिटी भी आपने जान ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन प्राइवेट सेक्टर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है वो निजी क्षेत्र में नहीं है। जो परियोजना प्राइवेट सेक्टर में नहीं है वो परियोजना इनमें से कौन सी है? तो वो है रुकती परियोजना। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। रुकती परियोजना प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। हम ऑलरेडी जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2010-11 एग्रीकल्चरल सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 2010 और 11 की जनगणना, कृषि जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत क्या है। तो 2010 और 11 का एग्रीकल्चर सेंसस अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का जो स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग है फार्मर्स के पास वो कितनी है? वो है आपकी 87.95%। ऑप्शन सी सही आंसर है। 2010-11 के बाद 2015-16 में जो था वो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ, जिसके अकॉर्डिंग डाटा अगर पूछा जाता है तो वो भी ध्यान रखना है, वो 88.25% है। कितना? 88.25% जो है ये डाटा है 2015 और 16 के एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग। इसमें सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स का भी पूछा जा सकता है, वो है 10.85%, ये ध्यान रखें। और साथ में ही इसमें जो है वो लार्ज फार्मर्स की होल्डिंग भी पूछी जा सकती है, तो वो है 0.30 जो है वो लार्ज फार्मर की है 2015-16 के अकॉर्डिंग। और सेमी मीडियम और मीडियम की अगर बात की जाती है तो वो है 10.85, और अगर बात की जाती है यहाँ से 2015-16 के एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग स्मॉल और मार्जिनल की, तो वो 88.25% है। तो ये लेटेस्ट वन डाटा है। और कई बार सेपरेट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मार्जिनल की कितनी है, स्मॉल की कितनी है, सेमी मीडियम की कितनी है, मीडियम की कितनी है और लार्ज की कितनी है। तो मार्जिनल के पास 71.45% जो है और स्मॉल के पास 17.45% है। सेमी मीडियम के पास जो है वो 8.25 है और मीडियम के पास जो है 2.60 है और लार्ज के पास तो 0.30 है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं वेयर वॉज मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब सेटअप इन हिमाचल प्रदेश इन 2010-2011। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2010-11 में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एक चलित मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो मिट्टी जांच प्रयोगशाला जो था वो पालमपुर में स्थापित की गई थी। 48 का जो है वो ऑप्शन है पालमपुर जो है वो सही आंसर है। 2010-11 में जो है वो मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब जो है वो पालमपुर में स्थापित की गई। अगर हम सॉइल टेस्टिंग की बात हिमाचल में करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा हिमाचल प्रदेश में 11 सॉइल लेबोरेटरीज जो हैं वो स्थापित की गई हैं। ये जो 11 सॉइल लेबोरेटरीज जो हैं सॉइल को टेस्ट करने वाली लैब जो है वो स्थापित की गई हैं, ये 11 डिस्ट्रिक्ट्स में की गई हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर स्थापित नहीं की गई है, वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर स्थापित नहीं की है। बाकी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये स्थापित की गई हैं।
सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज जो है इसको ऐड भी किया जा चुका है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 में। इसमें क्या होता है, इसमें जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं फार्मर्स को, और इसमें कुछ लिमिट भी दी गई होती है, तो वो सब ध्यान रखें। और इसको सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज को जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 में ऐड किया गया है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ स्टेट सब्सिडी टू फॉर सेटिंग अप पॉली हाउस। तो बोलते हैं पॉली हाउस को सेटअप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कितनी सब्सिडी देती है। देखो जब ये स्कीम चली थी पॉली हाउसेस की तो इसमें जो है वो सब्सिडी दी जाती थी, परंतु ऑप्शन डी अब नन ऑफ दी सही आंसर हो जाएगा। अब जो है वो ग्रीन हाउस को रेनोवेट करने के लिए एक स्कीम चलाई गई है। तो ग्रीन हाउस को रेनोवेट करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम जो है वो चलाई गई है। इसमें 70% की सब्सिडी जो है वो दी जाती है। पॉली सीट्स जो होती हैं उनको रिप्लेस करने के लिए 5 सालों के बाद उनको रिप्लेस किया जा सकता है, और 70% जो है वो सब्सिडी वहाँ पर दी जाएगी सीट्स को रिप्लेस करने के लिए। तो ये रिप्लेस करने वाला आप ध्यान रखें, ये जो नई स्कीम चली है मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम जिसको आप बोल सकते हैं, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज शीप ब्रीडिंग फार्म इन डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है परंतु कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो वो आपने ध्यान रखने हैं। तो शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के कहाँ पर, जियोरी में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जियोरी में स्थित है। अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये शीप ब्रीडिंग फार्म भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो स्थित है। तो आपने ध्यान रखना है कि शीप ब्रीडिंग फार्म जो गवर्नमेंट सेक्टर में है वो शिमला के जियोरी में, हमीरपुर के ताल में, किन्नौर के कड़छम में जो है वो स्थित है। तो ये 3 शीप ब्रीडिंग फार्म आपने ध्यान रखने हैं। और भी क्या ब्रीडिंग फार्म कोई हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में इसके अलावा जो है वो अलग अलग ब्रीडिंग फार्म है, जैसे कि अंगोरा रैबिट होते हैं। तो अंगोरा रैबिट को ब्रीड करने का फार्म जो है वो कंदवारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और नगवाई डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और लरी जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है वो घोड़ों को प्रजनन करने का केंद्र रखा गया है, जिसको हॉर्स ब्रीडिंग फार्म के नाम से जाना जाता है। तो हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, शीप हो गया, ये सारे ब्रीडिंग फार्म आपने ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो 2011 की जनगणना या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एरिया तो हर बार चेंज होगा नहीं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एरिया ध्यान रखें, उसका कितना % ये कवर करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एरिया जो है वो है 5739 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एरिया है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एरिया पता चल गया कि कितना है, 5739 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एरिया है। हिमाचल प्रदेश का कितने पूरे एरिया का ये कितना % जो है वो कवर करता है वो भी तो पता होना चाहिए साथ में। तो पूरे एरिया की अगर % वाइज आप बात करेंगे कि ये कितना एरिया कवर करता है, तो ये पूरे हिमाचल प्रदेश का जो है वो 10.31% जो है वो कवर करता है। कितना, 10.31% जो है ये कवर करता है। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, एरिया सबसे ज़्यादा नहीं है। एरिया लाहौल स्पीति का जो है वो सबसे ज़्यादा है, जो हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि 13,841 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे हिमाचल का 24.86% अप्रॉक्सीमेटली आप कह लीजिए 25% जो है वो कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का एरिया सबसे कम है, हमीरपुर का एरिया जो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। हमीरपुर का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, यहाँ का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। हमीरपुर की डेंसिटी हमने पढ़ी तो वो डेंसिटी भी जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हमीरपुर की डेंसिटी और हमीरपुर की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है। हमीरपुर का एरिया सबसे कम है। लाहौल स्पीति का जो है वो क्या है, लाहौल स्पीति का क्राइम रेट सबसे कम है, एरिया सबसे ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा तो नहीं है, परंतु पूरे हिमाचल का 10.31% जो है वो कवर करता है। यहाँ का जो है वो क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, पॉपुलेशन भी जो है वो, जनसंख्या भी जो है वो यहाँ की सबसे ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच मुगल एम्परर ऑर्डर्ड दी डेमोलिशंस ऑफ ऑल टेम्पल ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट अराउंड 1678। तो बोलते हैं कि किस मुगल सम्राट ने 1678 के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था।
बहुत बार डिस्कस हो चुका है, बहुत बार टेलीग्राम पर क्यूज की फॉर्म में डिस्कस किया जा चुका है कि किस राजा ने जो था वो कांगड़ा के सभी मंदिरों को, चंबा के सभी मंदिरों को जो था वो तोड़ने का आदेश दे दिया था। तो वो कौन सा था? वो शासक था औरंगजेब। औरंगजेब ने आदेश दिया, चंबा के राजा उस टाइम चतर सिंह हुआ करते थे, चतर सिंहों के जितने भी मंदिर हैं उन सभी को तोड़ दिया जाए। चतर सिंह ने जो था वो ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया था। वो वही कहानी है, फिर से सुना देता हूँ कि उसके बाद उनको बुलाया गया, मुगलों के द्वारा दिल्ली बुलाया गया। वो दिल्ली खुद तो नहीं गए, अपने भाइयों को भेज दिया। उस टाइम कुछ और युद्ध चल रहा था, तो बीच में भाई भी जो था वो क्या किया, भाई भी जो था वो वापस आ गए थे वहाँ से, वो भी दिल्ली दरबार तक नहीं गए थे। और इनके ऊपर कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि उस टाइम मुगल जो था वो कहीं और लड़ाई में जो था वो व्यस्त हो गए थे, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाए। परंतु ये 1678 का टाइम था जब ये हुआ, और चतर सिंह उस टाइम राजा हुआ करते थे। औरंगजेब के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि जितने भी मंदिर हैं उन सभी को तोड़ दिया जाए। हिमाचल के मंदिरों के साथ जो था कुछ खास जो था वो इनका लगाव नहीं रहता था मुगलों का, और इनसे पहले भी जो मुस्लिम रूलर आए जैसे कि महमूद तुगलक थे, महमूद गजनबी थे, सॉरी उससे पहले महमूद गजनबी जो थे वो 1009 ईस्वी में आते हैं। वो भी जो है वो यहाँ पर आक्रमण करते हैं। और उसके बाद 1009 के बाद 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, वो भी कांगड़ा के ऊपर आक्रमण करते हैं, नगरकोट मंदिरों के ऊपर आक्रमण करते हैं। 1365 में फिरोज शाह तुगलक आते हैं, ये भी आक्रमण करते हैं, ज्वालामुखी मंदिर को लूटते हैं, यहाँ की किताबों को अपने साथ ले जाते हैं। इनका क्या होता था, ये क्या करते थे, ये देखो इसके पीछे भी एक कहानी बताता हूँ। ये क्या करते थे, यहाँ की किताबों को ले जाते थे। बहुत पहले से इनका ये चलता था कि किताबों को नष्ट कर दिया जाए ताकि जानकारी बहुत आगे तक ना जा पाए। परंतु हमारे जो यहाँ के ऋषि मुनि हुआ करते थे, बड़े बड़े महान लोग हुआ करते थे उस टाइम, बहुत पहले की बातें हैं, तो वो भी बड़े स्मार्ट जो था वो हुआ करते थे। वो क्या करते थे, जो गुरु शिक्षा वो लोगों को देते थे, तो वो कहते थे कि जो वेद हैं हमारे जो ग्रंथ हैं उनको ही अपने शिष्यों को जो था वो याद करवा देते थे। और शिष्य जब लास्ट में याद कर लेते थे, उनकी शिक्षा जो था वो पूरी हो जाती थी, तो वो गुरु दक्षिणा के लिए जो था वो पूछते थे। तो गुरु दक्षिणा में वो ये मांग लेते थे कि तुम आगे जाकर जो था वो उसका प्रचार प्रसार करो, आगे जाकर जो है वो कई लोगों को इनको याद करवा दो। अब दिमाग में किसी के याद है तो उसको तो मिटा नहीं सकते, किताबों को तो फाड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रिजर्व करने का काम जो था वो यहाँ पर किया जाता था, शिक्षा को या ग्रंथों को, हमारे जो वेद पुराण है उनको। तो ये तो हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं ना चंबा डिस्ट्रिक्ट की। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के एक शासक ऐसे थे जिन्होंने अपनी रियासत में अपने कार्यकाल के दौरान जो था वो चूहों के मारने पर जो था वो रोक लगा दी थी। तो वो चंबा के कौन से शासक थे, उनके बारे में जितनी जानकारी आप बता सकते हैं जल्दी से कमेंट करके बता दें। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ पर ज्वाइन कर लें। आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, क्विज़, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।